तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी द एनफोर्सर को। मूवी की शुरुआत रिकी नाम की एक लड़की से होती है। रिकी स्ट्रे एक बैकयार्ड फाइटर है जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर जीविकोपार्जन करता है। उसके जोश और हिम्मत से प्रभावित होकर एस्टेले नाम की एक महिला उसे मियामी में अपने नाइट बार में बुलाती है। पृष्ठभूमि में ज़्यादा जाने के बिना फिल्म हमें बताती है कि एस्टेले किसी प्रकार का किंगपिन है जो क्षेत्र में वेश्यावृत्ति का धंधा चलाता है। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करती है और तुरंत स्ट्रे को सूचित करती है कि उसने खुद सीढ़ी के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ी है। यही कारण है कि वह विशेष रूप से उसमें रुचि रखती है। वह उसे एक हंसले की तरह लगता है। एस्टेले ने अपने सबसे भरोसेमंद हिटमैन मिस्टर कुडा के साथ स्ट्रे को जोड़ा, जो रॉनी फेनेच नामक लक्ष्य को खत्म करने के लिए स्ट्रे को साउथ बीच पर ले जाता है। रॉनी पर एस्टेले का बहुत पैसा बकाया है और वह उसे वापस भुगतान करने में विफल रहा है। यही वजह है कि उसने मीक कुडा को उसे खत्म करने के लिए भेजा। लेकिन भले ही मिस्टर कुडा और स्ट्रे मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, कुडा को स्ट्रे की शौकिया कार्यशैली पसंद नहीं है और इस तरह उसे विदा कर देता है। अगली सुबह कुडा अपनी 15 वर्षीय बेटी लोला से मिलने जाता है। जेल से बाहर आने के बाद यह पहली बार है जब कुडा ने उससे मुलाकात की। अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के प्रयास में कुडा उसे कुछ पैसे देता है और उससे पूछता है कि वह अपने आगामी 16वें जन्मदिन के लिए क्या चाहती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि लोला को अपने पिता का स्कूल जाना पसंद नहीं है और इसलिए वह जल्दी से वहां से छुट्टी ले लेती है। बाद में हम कुडा को एक समुद्र तट के पास पाते हैं जहां वह बिली नाम की एक और 15 वर्षीय लड़की से मिलता है जो अटलांटा में अपने पालक माता पिता के घर से भाग गई है और एक नया जीवन शुरू करने के लिए मियामी आई है। एक महिला बिली की दुकानदारी को पकड़ लेती है और जैसे ही कुडा ने उपद्रव सुना, वह जल्दी से बिली के बचाव में आ गया। कुडा बिली को एक संयुक्त स्थान पर ले जाता है और उसे मियामी की सड़कों पर न घूमने की सलाह देता है क्योंकि वे उसके जैसी युवा लड़की के लिए सुरक्षित नहीं हैं। उदारता से कुडा एक होटल के कमरे के लिए भुगतान करता है ताकि बिली वहां एक सप्ताह तक रह सके और इस बीच शहर में जीवित रहने के लिए उपयुक्त काम ढूंढ सके। वह उसे सुनहरे रंग की मनी क्लिप के साथ कुछ नकदी भी देता है। कुडा ने बिली में अपनी बेटी लोला की एक झलक देखी, जो कई कारणों में से एक हो सकती है कि वह उसका इतना समर्थन क्यों करता था। बिली के साथ उसका रिश्ता अंततः कुडा के चरित्र और उसके आपराधिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। उस रात बाद में एक अज्ञात व्यक्ति बिली को उसके होटल के कमरे से अगवा कर लेता है और जैसे ही कुडा को इसके बारे में पता चलता है, वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। वह स्ट्रे के पास भी जाता है और बिली को खोजने के लिए उसकी मदद मांगता है। एक चीनी रेस्तरां में कर्ज वसूली के दौरान कुडा ने अपने हाथ में गोल्डन मनी क्लिप देखी जो उसने बिली को दी थी। कुडा लीड्स का अनुसरण करना शुरू कर देता है और यह पता चलता है कि यह होटल प्रबंधक था जिसने बिल्ले को फ्रेडी नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था जो मिडटाउन में एक वेब कैमरा फैक्ट्री चलाता है। फ्रेडी अपने भ्रष्ट तरीकों से लड़कियों को अगवा करता है या खरीदता है और बाद में उन्हें अश्लील सीन करने के लिए मजबूर करता है जिसके जरिए वह काफ़ी पैसा कमा रहा है। लेकिन भले ही कुडा को पता चला कि यह फ्रेडी है जिसने बिली का अपहरण किया है, वह उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि फ्रेडी ने एस्टेले को सुरक्षा धन के रूप में $500 मिलियन का भुगतान किया है और अगर कुडा ने बिली को बचाने के लिए फ्रेडी पर हमला करने का फैसला किया तो यह प्रज्वलित हो जाएगा उसके और एस्टेले के बीच एक युद्ध। तो क्या कुडा अपनी अंतरात्मा को साफ करने के लिए अपने ही मालिक के खिलाफ हथियार उठाएगा? बिल्कुल हाँ, और यही वह है जो उसके चरित्र में एक बहुत ही योग्य समापन लाता है। कुडा ने एस्टेले को फ्रेडी को रोकने की अनुमति देने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि जैसा कि यह स्पष्ट था, एस्टेले को कम उम्र की लड़की के प्रति कुडा की नई सहानुभूति की तुलना में पैसे में अधिक दिलचस्पी थी। वह जानती थी कि यह कुडा के सेवानिवृत्त होने का समय था और इस तरह उसने अपने अंगरक्षक डूम को उसे मारने का आदेश दिया। अचानक फ्रेडी द्वारा दिए गए बैग के साथ स्ट्रे एस्टेले के कार्यालय में पहुंचे। इस बिंदु पर स्ट्रे के पास दो विकल्प थे, या तो एस्टेले के प्रति वफादार रहना और अपने दोस्त सह संरक्षक कुडा की मौत का गवाह बनना, या कुडा की मदद करना और एस्टेले के साथ युद्ध शुरू करना। सौभाग्य से स्ट्रे ने एस्टेले के ऊपर कुडा को चुना और डूम के साथ लड़ाई के दौरान उसने अपनी बनियान पर लटकी बंदूक को खोल दिया। जब डूम कुडा को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था, कुडा ने जल्दी से बंदूक पकड़ ली और डूम को मार डाला। गुस्से में एस्टेले ने स्ट्रे को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक लेक्सस आ गया और एस्टेले को गोली मार दी।
लेक्सस या स्लोएन एस्टेले के नाइट बार में एक वेश्या और एक नर्तकी के रूप में काम करती थी, लेकिन जैसे ही उसे स्ट्रे से प्यार हुआ, उसने पूरी तरह से अलग जीवन की उम्मीद की और बचने के लिए तरस गई। इसलिए एस्टेले को गोली मारने का मतलब था कि न केवल उसने खुद को एस्टेले की वेश्यावृत्ति की अंगूठी से मुक्त कर लिया, बल्कि स्ट्रॉ को कोडा के समान भाग्य होने से भी बचाया। खून से लथपथ कोडा ने उन्हें पैसे लेने और भाग जाने के लिए कहा जब वह मिडटाउन की पुरानी कुकी फैक्ट्री में गया, जहां फ्रेडी ने कई अन्य लड़कियों के साथ बिली को बंदी बनाकर रखा था। कोडा ने सभी लड़कियों को बचा लिया और फ्रेडी के आदमियों को मार गिराया। हालांकि जैसे ही उसने फ्रेडी की मांद में कदम रखा, अंधेरे में छिपे फ्रेडी ने उसके पेट में गोली मार दी। फ्रेडी कोडा को खून से लथपथ देखना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से बिली, जिसे लड़कियों में से एक ने खोल दिया था, वहां पहुंचा और कोडा की बंदूक उठाई, जिससे उसने फ्रेडी को गोली मार दी। इस बिंदु पर बिली कोडा को भी गोली मारना चाहता था, क्योंकि उसका मानना कि वह था जिसने उसे फ्रेडी को बेच दिया था, लेकिन कोडा ने जल्दी से उसकी गलतफहमी को दूर कर दिया और साथ में उन्होंने फैक्ट्री छोड़ दी, फ्रेडी को मरने के लिए छोड़ दिया। कोडा एक ऐसे स्थान पर चला गया जहां उसने पहले से ही स्ट्रे और लेक्सस को बुलाया था, और वहां उसने स्ट्रे से अनुरोध किया कि वह बिली को अपने साथ ले जाए और जितनी जल्दी हो सके फ्लोरिडा छोड़ दे। उसने उसे $500,000 लेने और मियामी से बहुत दूर एक जगह की यात्रा करने का आदेश दिया। कहीं ना कहीं कोई उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। स्ट्रे ने अपने गुरु की सलाह ली और बिली और लेक्सस के साथ पहाड़ों में एक ठंडे क्षेत्र में चले गए। उन्होंने अपने लिए एक शांतिपूर्ण जीवन का निर्माण किया था और स्ट्रे ने अपने असली नाम रिकी के तहत एक ऑटो मरम्मत की दुकान खोली। एक बार कोडा ने स्ट्रे से कहा था कि उसके पास ऑटोमोबाइल ठीक करने की काफ़ी प्रतिभा है, और वास्तव में स्ट्रे ने उस तारीफ को याद किया जिसने जीवन जीने लायक जीवन जीने के लिए व्यवसाय की एक ही पंक्ति में प्रवेश करने के अपने निर्णय को प्रभावित किया। फिर भी उसके पास $500,000 थे और इसके बिना भी वह जीवित रह सकता था। बिली को अलविदा कहने के बाद कोडा अपनी बेटी के स्कूल चला गया, जहां उसने उसके लिए अपनी बाराकुडा कार छोड़ी। लोला के लिए यह जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा था। फिल्म की शुरुआत में जब कोडा ने बिली से उसकी सलाह मांगी कि उसे अपनी 16 वर्षीय बेटी को क्या देना चाहिए, तो बिली ने उससे कहा कि वह जो कुछ भी देना चाहता है वह उसके दिल से आना चाहिए, और इससे भी बढ़कर यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो केवल वही दे सके। हम शायद ही कभी कोडा को द एनफोर्सर में अपनी कार के बिना देखते हैं, इसलिए यह उनके व्यक्तित्व का विस्तार बन जाता है। कार हमेशा लोला को उसके पिता की याद दिलाती थी, क्योंकि कोई अन्य विरासत नहीं थी जो कोडा उसे सौंप सके। अपनी कार से निकलने के तुरंत बाद कोडा मियामी के समुद्र तटों में से एक के किनारे पर चला गया, जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली। आखिरी दृश्य ने हमें उस पेंटिंग की याद दिला दी जो कोडा ने एक ललित कला दीर्घा से खरीदी थी, जो शायद उनकी पूर्व पत्नी द्वारा संचालित थी। जैसे ही कोडा ने पेंटिंग को पहली बार देखा, उसके मन में कुछ कौंध गया। पेंटिंग में हम एक आदमी को किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखते हैं, जो सबसे शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। शायद कोडा भी ऐसी ही शांति के लिए तरस रहा था। यही वजह है कि हमने हमेशा उसे समुद्र तटों पर घूमते देखा जब वह लोगों को नहीं मार रहा था या कर्ज नहीं ले रहा था। अपने अंतिम क्षणों के दौरान कोडा ठीक उस आदमी की तरह पेड़ के नीचे बैठ गया जिसे हमने पेंटिंग में देखा था, और वहीं शांति से मर गया। अंतिम दृश्य में हम उसी पेंटिंग को स्ट्रे या रिकी के गैराज में देखते हैं। इससे पता चलता है कि कोडा खुद एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम नहीं हो सकता था, जैसा कि पेंटिंग में दर्शाया गया है, लेकिन उसने वास्तव में स्ट्रे, लेक्सस और बिली को जीने में मदद की। अपने आप को बलिदान करके उसने 3 लोगों की जान बचाई, और उसके लिए यह उसकी मुक्ति थी। ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।